शुरू करने वाले हैं पंजाब कस्टमरी लॉ। अब इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। राइट नाउ अभी हाँ ना, लास्ट वीक और 10 डेज अगो रिजल्ट जाहिर हुआ था, रिजल्ट आया था गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का। तो गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का ही प्यार है तो हमें ये उपलब्धि हाजिर हुई है। आप सब तो जानते ही हो, मैंने आपको शायद पंजाब कोर्ट्स एक्ट भी पढ़ाया था, राइट। तो जैसे हमने पंजाब कोर्ट एक्ट है, एक ये लोकल लॉ है, पंजाब कस्टमरी है, तो वो भी लोकल लॉ में ही आते हैं आपके, क्योंकि ये पंजाब कस्टमरी लॉ जो है बाकी स्टेट्स के एग्जाम के अंदर ये डील नहीं किया जाता। ओके, हाँ हरियाणा में भी आते हैं, यस हरियाणा की एग्जाम होती है तो हरियाणा में भी आते हैं। बट जो पंजाब कोर्ट एक्ट है थोड़ा सा हरियाणा के अंदर चेंज भी किया गया है, वहां पे 3-4 डिविजन्स और भी किए गए हैं। सो उस बैर एक्ट के अंदर मेंशन्ड है पंजाब कोर्ट एक्ट की। बट इसके लिए तो चलो आपको पंजाब कोर्ट एक्ट है तो आपके पास एक बैर एक्ट अवेलेबल था, या फिर कोई सेंट्रल लॉ हो जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, सबके पास हमारे पास क्या है, बैर एक्ट उपलब्ध है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई पंजाब, नहीं बच्चे आ रहे ज्यादा तो वैसे अब ठीक है, जो भी बच्चे आएंगे ओके। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पंजाब कस्टमरी लॉ जो है, ओके जसलीन इज सेइंग मैनी कांग्रेचुलेशंस, ओके थैंक यू जसलीन। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पंजाब कस्टमरी लॉ है, क्या इसका कोई बैर एक्ट है क्या, इसका कोई बैर एक्ट है क्या, सवाल ये उठता है। क्या है कोई, नहीं ना, आंसर क्या है इसका, इसका कोई बैर एक्ट नहीं है। सो इट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज अ अनरिटन लॉ, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, राइट इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कस्टम्स को हम कैसे डील करेंगे कि भाई कस्टम्स के अंदर क्या होता है। अच्छा, कस्टमरी लॉ जो है ये जो बेसिकली आता है आपके कस्टम्स से आता है। कहां से आता है, कस्टम्स से आता है। कस्टम्स का मतलब क्या है, रिवाज, राइट। जो रीत और रिवाज आता है उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा, पहले तो इसको जानने से पहले, कस्टम्स को जानने से पहले एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन का है सोर्सेस ऑफ लॉ। सबसे पहले तो लॉ आता कहां से है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ। आज कस्टमरी लॉ तो 2 वर्ड है, कस्टम्स को हम देखेंगे बट पहले लॉ को देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। जो लॉ है वो उसके सोर्सेस क्या है। सबसे पहले आपके कौन सा है, फर्स्ट सोर्स क्या है, सेकंड सोर्स क्या है। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अच्छा, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस होता तो शायद इसका आंसर आपको पता होता। तो क्या है इसका आंसर, आप लोगों को पता है इसका आंसर, हाँ कस्टम्स तो है ही सोर्सेस में, ओके। फिर दूसरे क्या है सोर्सेस, लेजिस्लेशन, करेक्ट आंसर, करेक्ट है, लेजिस्लेशन करेक्ट आंसर। दूसरा प्रेसिडेंट, करेक्ट आंसर, टोटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जजमेंट, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स, ये क्या है, ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ लॉ है। आज कस्टम्स भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम्स जो है, आज मुझे बात बताओ, ये जो कानून आया, सपोज आप कोई भी कानून पढ़ रहे हो, आप आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी कौन से साल में आया, 1860, तो ये क्या है, लेजिस्लेशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो कब आया, 1872 में आया, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, लेजिस्लेशन है। ऐसे ही आपके पंजाब कोर्ट एक्ट है, तो पंजाब कोर्ट एक्ट भी एक लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो क्या इस लेजिस्लेशन के आने से पहले कोई कानून नहीं था, 1860 में चलो आईपीसी आई, बट 1860 के आने से पहले क्या था, 1860 के आने से पहले लोगों को दंड नहीं दिया जाता था, पनिशमेंट नहीं देते थे, राजा महाराजा कुर्सी पे बैठते थे और वहां पे सभा चलती थी, और वहां पे भी लोगों को दंड दिया जाता था, पनिशमेंट किया जाता था, किसके द्वारा, राजा के द्वारा, राइट, मूवीज में देखा ही होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम ये कहेंगे, तो भाई वो क्या था, उसके जमाने के पहले जब राजा के अंदर लोग जाते थे और वहां पे वो दंड प्रणाम करते थे, वो पनिशमेंट देते थे, तो वो क्या था,
कस्टम्स था, वहां पे कस्टम्स था। ये कस्टम्स जो है वो क्या है, बेसिकली एंशियंट जमाने से है। सो एंशियंट प्रैक्टिसेस है वो कस्टम्स है। अच्छा, लेजिस्लेशन का मीनिंग सबको आपको पता होगा कि भाई व्हाट इज द लेजिस्लेशन। अगर मैं लेजिस्लेशन कहूं तो लेजिस्लेशन भी दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। कौन सी दो कैटेगरी है लेजिस्लेशन की? एक है सेंट्रल लॉ और दूसरा है, आप लोग लिख लो प्लीज, यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह ज्यादा इतनी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि राइटिंग इज अ मस्ट। अगर नहीं लिख रहे तो प्लीज उठाइए कलम और बुक और लिखना शुरू कीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात, तो मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैं शायद बताना आपको भूल ही गया कि भाई इस पंजाब कस्टमरी एक्ट लॉ जो है, ये वैसे एक्ट नहीं है। अगर आपको शायद से अगर आपको मैसेज आया था तो कस्टमरी एक्ट का आया होगा, बट यहाँ पे कोई कस्टमरी एक्ट नहीं है, इट इज अ कस्टमरी लॉ। और ये जो लॉ है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ये पूछते हैं कि सर इसका वेटेज क्या है। सबसे पहले तो हमको ये भी जानना जरूरी है एक किसी चीज का कि भाई वेटेज कितना होगा इसका, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये ज्यादा मार्क्स का इतना आता नहीं है, हार्डली 1 या 2 एमसीक्यू आपके इसके बनेंगे। तो मेरी अगर आपसे विनती है और गुजारिश है कि आप चाहो तो इस सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। ऐसा है क्योंकि आपको जो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन में से, सीआरपीसी में से, आईपीसी में से, एविडेंस में से, सीपीसी में से, इनमें से ज्यादा आपको पूछा जाएगा और इन पे ज्यादा फोकस रखना, इस पे थोड़ा फोकस कम रखना, इतना मेरा एक सजेशन रहेगा। क्योंकि हार्डली आप इसमें मास्टरी कर लोगे तो आप ऐसा सोचो कि भी पंजाब जुडिशियल सर्विस का पेपर क्लियर कर लोगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना जरूरी है। दूसरा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 एमसीक्यू आएंगे। ओके, लेजिस्लेशन का मीनिंग हमने देखा कि भाई ऐसा कोई, अब सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ क्या होता है? सेंट्रल लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसकी एक कोई बॉडी है, वो बॉडी का नाम क्या है? हाँ, पार्लियामेंट। सेंट्रल लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट, करेक्ट आंसर। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो कैबिनेट होते हैं वो बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब ये तो सबको पता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स के बारे में आते हैं। क्या प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब है जुडिशियल डिसीजन। किसके डिसीजन को प्रेसिडेंट माना जाता है? अब जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है? आप लोग भी तो जज बनने वाले हो, आप लोग भी कोई डिसीजन देने वाले हो, तो क्या उसको प्रेसिडेंट माना जाएगा? माना जाएगा उसको प्रेसिडेंट। आप लोग जज बनने वाले हो, जेएमएफसी, सिविल जज फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिविल जज जूनियर डिवीजन। क्या आप कोई जुडिशियल डिसीजन दोगे, जजमेंट दोगे, उसको प्रेसिडेंट माना जाएगा? नहीं, क्यों? यस, तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है किसको माना जाता है सबसे पहले? तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो या फिर हाई कोर्ट का डिसीजन हो, तो उसी को ही यहाँ पे प्रेसिडेंट माना जाता है। अब प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट का मतलब है कि वो कानून माना जाता है, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। और अगर कोई यहाँ पे इनका वायोलेशन करता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना करता है, अगर कोई हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना कर देता है, तो क्या होता है? यस, कंटेम्प्ट होता है। यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उसकी एक अलग से एक्ट दी गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी गई है, तो वो भी आप एक बार याद कर लेना। तो यहाँ पे इन दोनों को प्रेसिडेंट कहा जाता है, दे आर ऑल्सो। अच्छा, एक आर्टिकल भी है जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। हो सकता है मेंस के आंसर में आपको पूछ ले, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, 5 या 7 मार्क के अंदर आपको पूछा जाएगा। तो प्रेसिडेंट का आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसका एक आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहले तो ये समझ लेना कि ये जो सवाल आपको पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का सवाल है।
आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरीवन? ऐसा एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हर एक पर्सन के ऊपर बाइंडिंग है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 141। यस, करेक्ट आंसर, आर्टिकल 141। याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, मेंस के अंदर भी पूछा जाता है, तो ये बात पहले याद रखना। क्लियर? नहीं लिख रहा मैं यहाँ, तो ऐसा नहीं कि आप भी अपनी बुक में नहीं लिखो, तो लिख लो आर्टिकल 141। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कस्टम्स के ऊपर, कस्टम्स और एंशिएंट। नाउ तो नाउ अब हम जो टॉपिक समझने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग या फिर उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ किसकी? कस्टम की। अब कस्टम की जो डेफिनेशन है, मैं अगर यहां पे कहूं तो दो पार्ट के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पे। ओके, एक डेफिनेशन जो है आपको जूरिस्ट लोग देते हैं, और दूसरी डेफिनेशन जो है आपके लेजिस्लेशन भी एक डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की है, लेजिस्लेशन ने भी एक डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की है, वो मैं नाम आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट यहाँ पे कस्टम्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, आज हम देखें तो ओके, तो इट इज गिवन बाय, यहाँ पे लिखना गिवन बाय जूरिस्ट एंड वन इज गिवन बाय लेजिस्लेशन। तो जूरिस्ट में से किसने किसने दी है? देखो, सालमन ने एक अपनी डेफिनेशन दी है, कीटॉन ने एक अपनी डेफिनेशन दी है, कार्टर ने एक अपनी डेफिनेशन दी है, होलैंड ने एक अपनी डेफिनेशन दी है कस्टम की, ऑस्टिन ने एक डेफिनेशन दी है। इसके साथ साथ और भी है, मैं लिखता हूं, एलन ने अपनी डेफिनेशन दी है, हेल्सबरी ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, मेन ने अपनी एक डेफिनेशन दी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और ये सारे के सारी डेफिनेशंस आपको कौन सी बुक में मिलेगी? ये आपको मिलेगी जूरिस्प्रूडेंस की बुक के अंदर। ये जूरिस्प्रूडेंस की बुक के अंदर आपको मिला जाएगा, और देखोगे कि भाई कस्टम्स तो इतने सारे लोगों ने डिफाइन किया है। अब सबसे पहले तो हम कस्टमरी लॉ समझ रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा, हम लोग सबसे पहले क्या डेफिनेशन क्लॉज में जाते हैं, सबसे पहला तो वही हमारा मेन होता है, राइट? सेक्शन 2 हमारा क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? डेफिनेशन क्लॉज। तो कस्टम की डेफिनेशन भी जानना बहुत जरूरी है। अब इतने सारे ऑथर्स और जूरिस्ट ने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, किसकी डेफिनेशन को माना जाए, किसकी डेफिनेशन को मेंस के आंसर में लिखा जाए? सवाल ये उठता है कि भाई मेंस का अगर क्वेश्चन बने कि डिफाइन कस्टम्स, तो यहाँ पे किसकी डेफिनेशन को लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं सजेस्ट करूं तो एक सालमन जो है, जो काफी नॉन ऑथर है, सालमन की डेफिनेशन को आप लोग लिखिएगा, और दूसरा ऑस्टिन की डेफिनेशन को आप लोग लिखिएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि भाई ये जो डेफिनेशन है, अभी तो हमने डिस्क्राइब करना सोचा ही नहीं है, बट इस डेफिनेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट है सालमन की डेफिनेशन और ऑस्टिन की डेफिनेशन। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में, सपोज ये नंबर 1 एमसीक्यू में, और यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे दे और बोल दे कि डेफिनेशन इज गिवन बाय होम, और ऑप्शंस में आपको ऐसे रख दे ए बी सी डी, सालमन, एलन, हेल्सबरी, आपको ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो पिछली बार के एग्जाम में आ चुका है, आपकी ऑस्टिन की जो डेफिनेशन थी वहां पे उन्होंने रखी थी और एमसीक्यूज में पूछा गया था। तो एक बार आपका ये पास्ट ईयर्स के पेपर्स को मैंने गो थ्रू किया है, तो आपको पूछा गया है। क्या आपको सारी की सारी डेफिनेशंस याद रखने की जरूरत है? नहीं। किसकी किसकी याद रखनी है? सालमन की और ऑस्टिन की। तो अभी मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, तो वो एमसीक्यू में पूछा गया है एक बार, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सालमन क्या लिखते हैं? लिखो, कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट, ये एक एम्बॉडीमेंट है ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों का प्रिंसिपल्स है विच हैव
commended, which have commended themselves to the national conscience, to the national conscience as principles of justice and public utility. पब्लिक यूटिलिटी, यहां पे अगर आपको कीवर्ड याद रखना हो इनकी डेफिनेशन का, तो अगर आपको याद रखना हो जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी को याद रखो। जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन का कीवर्ड है, इसको याद रखने के लिए। अगर साल्मन के बारे में पूछा जाए आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, ये उन सिद्धांतों का एक यहाँ पे है, ऑन विच हैव कमेंडेड देमसेल्व्स, और ये जो डिसीजंस है और कस्टम्स जो है यहाँ पे क्या माना जाता है, एक जस्टिस का सोर्स माना जाता है। साल्मन ये कहते हैं कि भाई ये एक जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटी का सोर्स है। तो यहाँ पे साल्मन के हिसाब से, ये किसके हिसाब से है, साल्मन के हिसाब से। तो अगर आप सबने ये डेफिनेशन लिख दी है, तो शायद आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं, ये डेफिनेशन डाल सकते हैं और एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है, तो ये आपको आता है एग्जाम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आप कीवर्ड क्या याद रखोगे, साल्मन के अकॉर्डिंग कस्टम्स जो है वो क्या है, जस्टिस का रास्ता है और पब्लिक यूटिलिटी का रास्ता है। इस कीवर्ड को हाईलाइट से अंडरलाइन कर देना, कीवर्ड। नाउ दूसरा ये है आपका ऑस्टिन का डेफिनेशन। ऑस्टिन की डेफिनेशन लिखो, अब यहां पे आप ऑस्टिन की डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, कस्टम is a rule. It is a rule of conduct which is governed not in pursuance of law settled by the political superior, not in pursuance of law settled by political superior. पॉलिटिकल सुपीरियर, वैसे जो ऑस्टिन थे वो पॉजिटिव थियरी को अपनाते थे, अगर आपको याद हो तो। कुछ याद आ रहा है आपको ऑस्टिन? ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है। ये ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे ऑस्टिन हमेशा पॉजिटिव लॉ को देखते थे। ऑस्टिन के हिसाब से वैसे कस्टम इज नॉट अ लॉ। ऑस्टिन के हिसाब से कस्टम इज बेसिकली इट इज नॉट अ लॉ। कस्टम जो ऑस्टिन है वो ये कहते थे लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सोवरेन। ऑस्टिन ने वैसे लॉ की क्या डेफिनेशन दी, दैट इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। ऑस्टिन के हिसाब से सोवरेन का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेशन ने जो कमांड डिक्लेयर किया है वही कानून है, जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वही कानून है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑस्टिन कस्टम्स को वैसे एज सच मानते नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने ये कहा कि इट इज अ रूल ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे जो रूल ऑफ कंडक्ट है, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को कहा है कि भाई ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि विच इज नॉट इन परस्यूएंस ऑफ द लॉ सेटल्ड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। तो जो कानून ने लेजिस्लेशन के अलावा जो आप रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हो वो कस्टम्स है, ऐसा ऑस्टिन कहते हैं। अगर आपको पूछे तो ये पॉजिटिव लॉ के बारे में भी आपको पूछा जाता है, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन जो थे वो पॉजिटिव लॉ की थियरी को अपनाते थे। तो ये डेफिनेशन रखी गई थी आपके एक बार एग्जाम के अंदर और पूछा गया था कि भाई ये किसने दी गई थी। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा कीवर्ड क्या है, पॉलिटिकल सुपीरियर। यहाँ पे सोवरेन वर्ड भी ये लोग यूज कर सकते हैं।
राइट, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सोवरेन, इट इज अ कमांड ऑफ द सोवरेन। तो कस्टम्स को इन्होंने इस तरीके से कहा। अब मेरी भी कुछ एक डेफिनेशन है कस्टम्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर मैं कहूं, अगर आप सबने ये डेफिनेशन लिख ली तो एक बार लिख लो एक बार ये डेफिनेशन। ओके, अगर आप सबने डेफिनेशन लिख ली, अगर मैं कहूं तो कस्टम्स एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये तो प्रिंसिपल्स तो है ही, अगर मैं इसको ये लिखूं पीपल्स मेड लॉ, इसके अंदर सब कुछ समा जाता है कि नहीं। आज जो भी कस्टम्स है, अच्छा क्या है कस्टम्स, सबसे पहले आप लोग देखते होंगे शादी के टाइम पे, शादी के टाइम पे आप लोग कस्टम्स देखते हो, निभाते हो, एक प्रैक्टिस फॉलो करते हो। क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है शादी के टाइम पे, कि भाई अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जाते हैं। अच्छा अभी दिवाली का ही टाइम चला गया है, तो ये आपने दिवाली की पूजा कैसे करते हैं, हाउ डू वी वर्शिप द दिवाली, लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो टीका लगाते हैं, फिर आरती उतारते हैं, भोजन ग्रहण करवाते हैं, प्रसाद रखते हैं। ये सब क्या है, क्या है, कस्टम्स है। कहीं पे लिखा हुआ है कि इस तरीके से आरती करनी है, कहीं पे लिखा हुआ है कहीं पे इस तरीके से आपको करना है। ये इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट इज जस्ट अ रूल ऑफ कंडक्ट। ये जो क्या है, पीपल्स मेड लॉ है। आज अभी आपने दिवाली की पूजा तो की, ठीक है, इसके पहले दिवाली के पहले क्या आया था, करवा चौथ था। करवा चौथ में जो है वो क्या है, लेडीज लोग क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, राइट, पूरा दिन फास्ट रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज अ कस्टम्स, इट इज अ पीपल मेड लॉ। क्या कहीं पे लिखा गया है कि आपको ये फॉलो करना है, शादी के हर साल के अंदर आपको ये फॉलो करना है, ऐसा कहीं पे लिखा है? तो कानून के अंदर कहीं पे लिखा नहीं गया, बट लोगों ने उसको लॉ बना दिया, लोगों ने उसको कस्टम्स बना दिया। दे आर सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ऐसे ही यहाँ पे आप जब कस्टम्स पढ़ोगे तो इसके अंदर यहाँ पे आप जब जज बनोगे तो जज के भी सामने कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। अच्छा, आज जज के पास जाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, कैसे ग्रीट करते हो उनको, आप उनको क्या बोलते हो? जैसे ही आप एंटर होते हो कोर्ट के अंदर, आप जज को क्या बोलते हो, माय लॉर्ड, राइट, योर ऑनर, माय लॉर्ड, राइट, ये वर्ड्स कहते हो आप, ठीक है। साहब, हुजूर, जनाब, ये भी कहते हैं वैसे, बट ज्यादातर जो है वहां पे आप क्या कहते हो, माय लॉर्ड इंग्लिश में कहते हो, राइट। तो ये माय लॉर्ड की जो प्रैक्टिस है ये क्या है, क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको जजेस को इस तरीके से संबोधन करना है, माय लॉर्ड? तो ये प्रैक्टिस चली हुई आती है, ये प्रथा चली हुई आई है, कस्टम्स है। दीज आर द पीपल्स मेड लॉ, नथिंग एल्स, बट दीज आर द पीपल्स मेड लॉ, दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। अब यहां पे मैंने ये लिखा कि दे आर लॉ, यानी कि इनका जो कस्टम्स है, दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम्स जो है दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ, उनको कानून का दर्जा दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, नाउ आज कानून का दर्जा कैसे दिया जाता है कस्टम्स को, इनको जानेंगे हम सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो कस्टमरी लॉ है, क्या ये सिविल लॉ के काम आएगा आपके, या फिर क्रिमिनल लॉ में काम आएगा? मैं आपको आज थोड़ा एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा ये, बट इसको जानना भी जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे कि होता है ना, तो इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर। नाउ मुझे ये बताओ, ये सिविल लिटिगेशन में काम आएगा या फिर क्रिमिनल लिटिगेशन में काम आएगा? हाँ, सिविल में काम आएगा, ऐसा? सिविल में भी काम आ सकता है, क्रिमिनल में भी काम आ सकता है कस्टमरी लॉ आपका। द कस्टमरी लॉ जो है आपका दोनों में काम आएगा, खाली सिविल नहीं और खाली क्रिमिनल नहीं। अच्छा, अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ये है कि भाई जो चाइल्ड मैरिज होती है, आज यहाँ पे अगर हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात कहूँ, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, और यहाँ पे हमारे जो है एक एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब है रोकता है उसको,
रेस्ट्रेंट एक्ट एक बना हुआ है, 2006 का कानून है। इस कानून के अंतर्गत यहाँ पे कहा गया है कि 18 साल और 21 साल की उम्र होती है। ये किसका है कानून? हमारे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट का है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे इस कानून के अंदर ये कहा गया है कि अगर 18 साल से कम आपकी शादी होती है, मान लो अगर कोई लड़की है जिसकी शादी 15 साल की उम्र में की गई है, तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो शादी को वैलिड मान ले, वॉइडेबल, वो चाहे तो शादी को फिर वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दे कि भाई नहीं, इसको मुझे नहीं अपनाना है शादी को। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे 2 साल के अंदर, यानी कि जब ये लड़की जो होगी 20 इयर्स की हो जाएगी, तब तक वो डिक्लेयर करवा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसको अवॉइड करना चाहे तो वो अवॉइड कर सकती है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं आपको कि इस तरीके की प्रैक्टिस है। यहाँ पे सिमिलरली मुस्लिम्स के अंदर भी एक प्रैक्टिस है। वहां पे मुस्लिम्स में जो शादी होती है वो 15 साल के अंदर होती है। अब क्रिमिनल में कस्टम्स कैसे काम आएंगे आप ये देख लो। अगर कस्टमरी प्रैक्टिस, यहाँ पे आपका एक पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट के बारे में सुना है कहीं पे? पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अगर आप कोई रेप कमिट करते हो 18 साल के नीचे के चाइल्ड की उम्र के हिसाब से, भले ही चाइल्ड का कंसेंट क्यों ना हो, आपको कहां पे डाला जाएगा? इस एक्ट के अंदर में जेल में डाल दिया जाएगा। बट यहां पे तो हमने इनका ये कहा कि भाई इनके पास ऑप्शन है। बट मान लो आज कोई समाज सेवक है, मान लो कोई समाज सेवक है, देखता है कि ये बच्चे ने शादी कर ली है इनके साथ, ठीक है, और यहाँ पे इस बच्चे ने शादी कर ली है, चाइल्ड मैरिज कर दिया है। अब यहाँ पे वो समाज सेवक क्या करता है? पुलिस को जाके कहता है कि भाई पॉक्सो एक्ट के अंदर इस बच्चे को जेल में डाल दो, जो इसका पति है इसको जेल में डाल दो। क्योंकि इसने, सपोज वो पति एल्डर भी हो सकता है और हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड माइनर हो, तो वो क्या कहेंगे? भाई इसको जेल में डाल दो, इसके पति को जेल में डाल दो, भले वो एल्डर है तो यहाँ पे जेल में डाल दिया हमने। बट अगर उनके कस्टम्स अलाउड कर रहे थे वहां पे, अगर उनकी कस्टम्स जो थी वो प्रैक्टिस अलाउ कर रही थी, अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लॉ के अंदर और हिंदू लॉ के अंदर, आप अगर शादी, हिंदू लॉ के अंदर तो ये कानून है ही वैसे, बट अब आप शादी करते हो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो। यहाँ पे आप चाहो तो उसको अवॉइड कर दो, बट अगर वो माइनर अवॉइड नहीं करवाना चाहती तो वो वैलिड ही होगी ना शादी। तो जो वहां पे इंटरकोर्स हुआ है तो वो वैलिड ही कहलाएगा, कोई गुनाह तो कहलाएगा नहीं। बट इस कानून के अंदर लिखा गया है कि भले ही कंसेंट क्यों ना हो, यहाँ पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या प्रिवेल करेगा कि भाई कस्टम प्रिवेल करेगा या फिर कानून प्रिवेल करेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको, मेरा सवाल ही यही है। मेरा सवाल ही यही है कि भले ही लड़की ने जो शादी की, क्या करोगे? चलो आप लोग क्या करोगे? आप लोग जज बन गए, आपके सामने ये कहते हैं कि भाई कस्टम्स अलाउ करते हैं, हमारे कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो चाहे तो यहाँ पे अवॉइड करे, वो चाहे तो नहीं अवॉइड करे। अब वो अवॉइड नहीं कर रहे तो ये शादी वैलिड ही है, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड शादी है तो मैंने इंटरकोर्स किया है तो वैलिड किया है, तो यहाँ पे इस कानून के हिसाब से मुझे जेल नहीं होगी। तो ये कस्टमरी आपको प्ली ली जाएगी क्रिमिनल के अंदर कि हमारे कस्टम्स अलाउ करते हैं। वैसे ही मुस्लिम्स के अंदर भी कस्टम्स अलाउ करते हैं और वहां पे एज ऑफ प्यूबर्टी को देखा जाता है। 15 इयर्स इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। 15 साल की उम्र में वहां पे शादी हो जाती है। कानून कहता है 18 साल से कम की उम्र हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रिमिनल के अंदर कस्टम्स का क्या रोल है? 15 यहाँ पे कस्टम्स का क्या रोल है? आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को जेल में डाल दोगे या फिर उस व्यक्ति को जेल में नहीं डालोगे? हाँ, जेल में नहीं डालोगे। ये गलत कर रहे हो। आप लोगों को क्या करना है, सुनो, आप लोग जो है उसको जेल में डालोगे अगर आप, क्योंकि अगर वैसे तो आपको नहीं दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज को दिया जाता है, बट अगर डिस्ट्रिक्ट जज यानी सॉरी सेशंस जज को दिया जाता है यहाँ पे पावर, और यहाँ पे आप लोग उसको जेल में डालोगे। बट जो हाई कोर्ट है ना और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अपना पावर किसके अंदर, हाई कोर्ट 482 के अंदर एक्सरसाइज करता है।
और वो 482 क्या है सीआरपीसी का, सीआरपीसी का 482 जो है। और वैसे जो ये ऑफेंस होते हैं ये कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ये ऑफेंस को क्या कहा जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल कहा जाएगा। यानी कि भले ही दोनों की सहमति हो तो भी इसका समाधान नहीं हो सकता और सीधा सीधा उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये ऑफेंस क्या है, ऑफेंस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये बात याद रखो। यानी कि आप इसमें समाधान नहीं करवा सकते पार्टीज के बीच में, ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बट सेक्शन 482 जो है, सेक्शन 482 जो है सीआरपीसी का, वो पावर देता है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट को क्या पावर देता है कि अगर कोई अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो तो उस केस के अंदर वो प्रोसीडिंग्स को कॉश करवा देते हैं, प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देते हैं। और यहां पे इसीलिए हाईकोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, वहां पे उसको कॉश कर देते हैं प्रोसीडिंग्स को। तो आपको अगर वहां पे प्रोसीडिंग्स कॉश करवानी है तो किसके पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आज हम किसी को जेल में डालेंगे तो यहाँ पे इनका ओपिनियन क्या है। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल ओपिनियन बता रहा हूं जो भी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओपिनियन ये रहता है कि अगर उस व्यक्ति को हमने जेल में डाल दिया तो उसकी जो बीवी है वहां पे भले वो माइनर है, वो अपना जीवन गुजारा कैसे करेगी, व्यक्ति तो जेल में है, इनकम कैसे होगी। तो आज कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है ना तो वो उसको अफेक्ट नहीं करता, उसके परिवार को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या कहना है कि भाई ये जो ऑफेंस हुआ है ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस कहलाएगा, ये तो अन्याय कहलाएगा। जो व्यक्ति इसके ऊपर निर्भर थे अपना जीवन के लिए, इनके ऊपर तो अन्याय हुआ ना, ये लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो इसीलिए इस केस के अंदर फिर प्रोसीडिंग्स को कॉश कर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर जेन्युइन कस्टम्स थे, जेन्युइन यहाँ पे था कि भाई हाँ ये प्रैक्टिस फॉलो की गई है, काफी पुरानी प्रथा है और कस्टम्स फॉलो किए गए हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको कॉश कर देते हैं कस्टम्स को देख के। और यहाँ पे ये देख के कि भाई यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपना जीवन गुजारा कैसे करेगा। तो बेटी तो आई मीन दिस इज द मेन कंसर्न यहाँ पे। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। क्रिमिनल में भी यहाँ पे कस्टम्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आज जो अयोध्या का जजमेंट था, आप लोगों ने अगर वो जजमेंट को देखा हो तो 1500 पेज का जजमेंट था, काफी बड़ा जजमेंट था यहाँ पे। तो उस जजमेंट के अंदर कस्टम्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशंस किया गया है कि भाई अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो बनाना था तो वहां पे किस हिसाब से यहाँ पे कस्टम्स आया गया, कस्टम्स क्या प्रिवेल करते थे, वहां पे किस तरीके से, वहां पे सारा का सारा कस्टम्स के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया गया है उसके अंदर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली सिविल के अंदर, यहाँ पे मेरा कहना ये था कि खाली सिविल के अंदर कस्टम्स यूज होता है, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द क्रिमिनल एज वेल, सिविल लिटिगेशन में भी आता है। अब यहाँ पे कौन से फील्ड के अंदर आता है वो भी देख लो। तो भाई आपके जो पार्टीशन होते हैं, सपोज किसी जमीन है, उस जमीन का बंटवारा करना है, तो वो कस्टमरी प्रैक्टिस क्या फॉलो होती थी उसके रिगार्डिंग पार्टीशन क्या है। तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे जाएगा, सक्सेशन मैरिज के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ कस्टम्स बने हुए हैं। कस्टमरी डिवोर्स भी होता है वैसे, जो वैसे इनवैलिड है वैसे हिंदूज में तो, बट कुछ कुछ अभी भी रिलीजन्स में वैलिड है। ओके, मैरिज के रिगार्डिंग, डिवोर्स के रिगार्डिंग, पार्टीशन के रिगार्डिंग, मतलब ये जो सिविल लिटिगेशन है अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा फैमिली लॉ का जो आपका डिस्कशन है, पूरा का पूरा ये फैमिली लॉ में अंदर जो आप स्टडी करते हो ना, सारा का सारा, ये सारा का सारा सिविल के अंदर आता है। और क्रिमिनल का तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही है कि किसके हिसाब से आता है। तो यहाँ पे कस्टम्स का रोल और रेलेवेंट यहाँ पे प्रिवेलेंट होता है। अच्छा, एक धारा है, एक सेक्शन है जो ये कहता है कि भाई कस्टम्स जो है आपके रेलेवेंट है, कस्टम्स इज रेलेवेंट पार्ट। ऐसा कहां पे लिखा गया है, कस्टम्स आर अ रेलेवेंट फैक्टर, ऐसा कहां पे लिखा गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, करेक्ट आंसर।
तो जो मेन मेजर एक्ट है उस पे भी ध्यान रखना है आपको, वहां पे भी ध्यान रखना है। किसके अंदर लिखा गया है, कौन सी सेक्शन के अंदर लिखा गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट, आई एम सॉरी, सेक्शन नंबर 13 में लिखा गया है, सेक्शन नंबर 32 में भी लिखा गया है। एक बार क्या करना, थोड़ा सा सेक्शन 13 और 32 का जो कस्टम्स का पॉइंट है वो भी एक बार आपको स्टडी करना है। प्लीज यहाँ पे कोरिलेट करके मैं सारा का सारा बता रहा हूं, तो प्लीज एक बार ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग जो अभी हम सिविल लिटिगेशन के साइड में स्टडी करने वाले हैं, जो फैमिली लॉ का, वो हम देखेंगे। बट और भी जनरली बेसिक एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी आज हम स्टडी करेंगे। तो ये जो कस्टम्स है, दीज आर अ रेलेवेंट थिंग, ये रेलेवेंट थिंग है। ऐसा कहां पे लिखा गया है? सेक्शन 13 और 32 के अंदर लिखा गया है, तो उसको भी एक बार ध्यान में रखना। क्लियर? आप लोग लाइव लॉ ऐप यूज करते हो? एक लाइव लॉ की ऐप आती है, उसके अंदर बेसिकली दिखाया जाता है कि जब ये कॉश करते हैं तो कस्टम्स के नाम पे ये लोग कॉशिंग करते हैं। एक बार लाइव लॉ की ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर लिखा हुआ आता है लाइव लॉ, LIVE, लाइव लॉ। आप देखना वहां पे आए दिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहती है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो की प्रोसीडिंग्स को कॉश कर दिया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम्स की वहां पे कस्टमरी मैरिज अलाउड थी। इसीलिए ये मेरे डिसीजंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, और प्रोसीडिंग्स को कॉश कर देते हैं। ऐसा अगर हाई कोर्ट नहीं कॉश कर रही 482 के अंदर, तो फिर उसकी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्लियर? तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, अब आपका क्या टॉपिक आएगा? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओके, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कस्टम्स, अभी तक तो हम मीनिंग और डेफिनेशन पे ही अटके हुए हैं। तो ये दो की हमने डेफिनेशंस देखी थी। ऑस्टिन की कौन सी डेफिनेशन है? पॉजिटिव डेफिनेशन। और सालमन की डेफिनेशन को हमने देखा था। और अब लेजिस्लेशन, कौन से लेजिस्लेशन में डिफाइंड है? कौन से लेजिस्लेशन में डिफाइंड है? सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी कस्टम्स डिफाइंड है। एक बार खोलो और उस डेफिनेशन को रीड करो। सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस कस्टम्स। खोलो। ओके, कस्टम्स एंड यूसेज, ये दोनों को डिफाइन करता है। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन डिफाइंड, सिग्निफाइज any rule, it signifies any rule which, comma, having been continuously and uniformly observed for a long time and has obtained the force of law
among Hindus in any local, ये सही लिख रहा हूं, in any local area, tribe, community, group और फैमिली। तो ये एक डेफिनेशन दी गई है आपके, एंड इट शुड नॉट हैव बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। ठीक है, तो ये सारा का सारा लिखा गया है। तो ये एक आपकी लेजिस्लेशन ने डेफिनेशन दी गई है, बट लेजिस्लेशन ने आपको दो डेफिनेशन दी गई है, एक कस्टम्स एंड यूसेज। यहाँ पे एक अगर मेंस के राइटिंग के अंदर, वैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम्स एंड यूसेज, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मेंस की राइटिंग के अंदर। तो आज हमने देखा कि भाई एक आपको पूछ सकते हैं डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एक आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड यूसेज, ये भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। नाउ ओके, सॉरी, ओके, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको डिफाइन किया गया है कस्टम्स एंड यूसेज। इट सिग्निफाइज एनी रूल, ये क्या है, रूल है विच हैविंग बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड। ये क्या है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे कस्टम्स तो वो रिवाज है जो पुराने जमाने से आप फॉलो करते आ रहे हो। हमने देखा था रूल ऑफ कंडक्ट, और वो जो कंडक्ट है वो पुराने जमाने से हर रोज फॉलो किया जाता है। ठीक है, आज दिवाली है, पुराने जमाने से हर रोज हर साल फॉलो की जा रही है। करवा चौथ है, हर रोज हर समय से फॉलो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है, राइट, बाय द पीपल, अमंग द पीपल, यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है। पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस फेस्टिवल्स, राइट, पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस कस्टम्स, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो कस्टम्स है वो काफी लॉन्ग टाइम से है, एंशिएंट है। मैंने कहा था ना, आपको याद रखना है, एंशिएंट, काफी लॉन्ग टाइम से कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं। एंड दे हैव ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ अ लॉ, और जो कस्टम्स है उनको कानून माना गया है। और वो जो जजमेंट्स है, अगर उस जजमेंट्स के अंदर वहां पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो कहते हैं कि हाँ भाई ये कस्टम्स वैलिड है, तो उनको ही कस्टम्स वैलिड कस्टम्स माना जाएगा। अभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो एक और डिसीजन आया था, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, ये क्या है ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस। आज जो मुस्लिम हस्बैंड है 3 बार तलाक बोल के वहां पे वो डिवोर्स देता है, राइट। तो वहां पे वो क्या हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये क्या थी, कस्टमरी प्रैक्टिस थी, बट दिस कस्टमरी प्रैक्टिस हैज नॉट अटेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, राइट। तो बट ऐसा कोई कस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, तो अगर वो अपहेल्ड किया गया है तो ही वो कस्टम माना जाएगा और कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगी, अदरवाइज कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगी नहीं। तो ये एक थिंग है। दूसरा ये है, दे हैव ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज इन एनी लोकल एरिया। अब कस्टम्स के यहाँ पे ये टाइप्स लिखे गए हैं सारे के सारे, कि भाई लोकल कस्टम, ट्राइबल कस्टम, फैमिली कस्टम, स्पेशल कस्टम, ये सारे के सारे अभी हम मीनिंग भी हम स्टडी करेंगे कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टम्स, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा। बट ये डेफिनेशन जो है आपकी, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो जब आपको बोला जाए मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर कि कस्टम्स को डिफाइन करके बताओ, तो आप कहां से लिखोगे कि भाई ये ऑथर जो जुरिस्ट थे वहां पे उनकी डेफिनेशन लिखोगे, सालमन की डेफिनेशन लिखोगे, ऑस्टिन की डेफिनेशन लिखोगे, और एक डेफिनेशन जो आपको लेजिस्लेशन ने दी गई है वो डेफिनेशन लिखोगे। यही आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टडी कर लिया तो आपका एमसीक्यू तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर? तो ये पूरी डेफिनेशन याद रख सकते हो, इजी है, एक आंसर लिख सकते हो। तो लिख के मुझे एक बार चेक जरूर करवाना।
अपने नोटबुक में लिखना आप लोग आंसर और मुझसे प्लीज एक बार चेक करवाना। क्लियर? तो एक बार ये चेक भी कर लेना, सेक्शन 3A है उसके द्वारा आपको डेफिनेशन, जो उस डेफिनेशन में बैरेक्ट में लिखी गई है वही डेफिनेशन आपको अपनी बुक में लिखनी है। यस नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द, अब यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि भाई सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टम एंड अ यूसेज। अब हम इसी के ऊपर आएंगे, बट इसके अलावा एक थोड़ा टाइप्स ऑफ कस्टम भी हम देख लेते हैं, थोड़ा एक टाइप्स ऑफ कस्टम भी हम देख लेते हैं। तो अब एक टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है, हमारे वैसे 2 टॉपिक ओवर हुए थे। एक तो क्या था, सोर्सेस ऑफ लॉ देखा कि भाई कस्टम जो है वो एक सोर्स ऑफ लॉ है बेसिकली, राइट। दूसरा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बता दे रहा हूं, एंड में फिर मुझसे पूछना मत कि सर क्या क्वेश्चंस थे, अभी मैं बता रहा हूं तो लिख लो। क्लियर? अच्छा, सोर्सेस ऑफ लॉ थे। दूसरा क्या आता है, डिफाइन कस्टम्स। क्लियर? ये 2 आंसर समझ में आए सबको आज? अब तीसरा आंसर हम देखेंगे कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टम। कस्टम के कितने प्रकार होते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक आपका आता है एक है आपका लोकल कस्टम, दूसरा है फैमिली कस्टम, तीसरा है ट्राइबल कस्टम, चौथा है कम्युनिटी कस्टम। फिर है, आप लिस्ट बनाते जाओ यहाँ पे अलग अलग, मर्केंटाइल कस्टम। फिर आपके आते हैं जनरल कस्टम। अब जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका टाइप है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। ठीक है, जनरल कस्टम सबसे पहले आपका आता है जनरल कस्टम। जनरल कस्टम जो होता है, क्या होता है, मतलब जनरली ओवरऑल वो पूरी कंट्री फॉलो करती है, इट इज अ जनरल कस्टम। अगर मैं कहूं जनरल कस्टम तो वो पूरी कंट्री फॉलो करती है, होल कंट्री। लिख लो यहाँ पे जनरल कस्टम की डेफिनेशन का मैं लिखवा रहा हूं आपको, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्संस थ्रू आउट द कंट्री। जनरल कस्टम्स में लिखो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्संस थ्रू आउट द कंट्री, वो एक जनरल नेचर का है। क्लियर? बट लोकल कस्टम का मतलब क्या हुआ, वो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे लागू होगा, भाई उस डिस्ट्रिक्ट में कस्टम फॉलो होता है। वो डिस्ट्रिक्ट तो अभी आपको सबको पता ही है ना मीनिंग। तो यहाँ पे ये जो फर्क पता चला, मतलब क्या है जनरल कस्टम और लोकल कस्टम के मतलब, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा अ कस्टम विच इज फॉलोड थ्रू बाय ऑल द पर्संस थ्रू आउट द कंट्री, फिर लिस्ट आपको एमसीक्यू में दी जाएगी। ऑप्शन ए जनरल कस्टम, ऑप्शन बी लोकल कस्टम, ऑप्शन सी फैमिली कस्टम, ऑप्शन डी कम्युनिटी कस्टम। कौन सा टिक करना है, जनरल कस्टम पे। और वैसे ही अगर आपको ऐसा बोले कि अ कस्टम विच इज फॉलोड बाय द पर्संस ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, लोकल कस्टम। तो ये भी आप लिख लो, इसके अंदर आप लिख लो लोकल कस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर लोकालिटी या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो फॉलो होता हो, वो पर्टिकुलर लोकेलिटी, पर्टिकुलर लोकेलिटी। अब इसी तरह फैमिली कस्टम को क्या कहा जाएगा कि भाई अ कस्टम विच इज बेसिकली फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली, एक कोई परिवार है जो फैमिली है वही फॉलो कर रही है उस कस्टम को, राइट। इट इज बीइंग फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली, उस फैमिली के अंदर वो पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो होते हैं, तो वो है, राइट।
वैसे ही कोई कबीला है, ट्राइबल है, कोई ट्राइबल रीजन है, तो वहां पे ट्राइबल कस्टम कहा जाता है इफ इट इज फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर, इट इज फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर ट्राइब। तो अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइब उसको फॉलो कर रही है, कोई पर्टिकुलर सेक्ट उसको फॉलो कर रही है, तो वो ट्राइबल कस्टम है। और कम्युनिटी कस्टम का मतलब तो पता है, इफ इट इज फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। कम्युनिटी में तो आपको पता ही है कि भाई अमंग हिंदूज में भी सब अलग अलग कम्युनिटी में आते हैं, राइट। सिंधीज अलग आते हैं, जैन्स अलग आते हैं, बुद्धिस्ट अलग है, राइट। इसमें भी आप देखोगे तो काफी सारे मल्टीपल मतलब कम्युनिटी है। आज देखोगे आप कम्युनिटी तो इस तरह से यहाँ पे कस्टम्स को डिवाइड किया गया है। सिमिलरली आपके यहाँ पे मर्केंटाइल कस्टम भी है। अब मर्केंटाइल का मतलब क्या है? मर्केंटाइल कस्टम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल कस्टम? मर्केंटाइल कस्टम्स को मतलब, अच्छा ये वर्ड का मतलब पता है? मर्केंटाइल लॉस का मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल कानून क्या है? ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो? मर्केंटाइल लॉस में आपका मतलब होता है बिजनेस लॉस। मर्केंटाइल लॉस मतलब बिजनेस लॉस, या फिर इनको कमर्शियल लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर्शियल लॉस भी कहते हैं। अब कौन से आते हैं बिजनेस लॉस के अंदर? लिस्ट बना के लिख लो अगर लिखना है तो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए भी आपका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी एक मर्केंटाइल लॉ है, बिजनेस लॉ में ही आता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे के सारे आपके बिजनेस लॉज है। और अब इसी से ही मर्केंटाइल लॉज मतलब ऐसे लॉ जो बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं। ऐसा कोई कस्टम जो बिजनेस में फॉलो किया जाता है, उस कस्टम को क्या कहा जाएगा? मर्केंटाइल कस्टम कहा जाएगा। ऐसा कोई कस्टम जो बिजनेस में फॉलो किया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि भाई कौन सा मर्केंटाइल कस्टम है। जब बिजनेस के अंदर आपको पता है जो गुड्स होते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो गुड्स जो होते हैं बिजनेस के अंदर, जो गुड्स होते हैं वो उधारी पे दिए जाते हैं। उधारी मतलब आपको पता है कि भाई क्रेडिट पीरियड पे दिए जाते हैं। अब वो क्रेडिट पीरियड पे दिए जाते हैं तो पहले ही दिन से क्रेडिट पीरियड नहीं मिलना शुरू होता। एक दो ट्रांजैक्शन आपको पहले कैश में करने होते हैं और फिर आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा। सो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन ये एक कस्टम बन चुका है वहां पे, और वो लोकेलिटी, वो कस्टम, वो मर्केंटाइल यूसेज यही फॉलो करता है। आज सीधी सी बात है, आज कोई अननोन पर्सन मुझसे गुड्स लेने आएगा तो मैं उस पर कैसे विश्वास करके उसको क्रेडिट पे गुड्स दे दूं, उधार पे गुड्स दे दूं? मेरे पैसे खा गया, डूब गए मेरे पैसे, तो वहां पे एक कस्टम बना दिया है। और कस्टम ये बना दिया गया है कि पहला और दूसरा ट्रांजैक्शन कैश में होगा, और फिर आपका अगर कैश आप टाइम टू टाइम पे आप दे रहे हो, अच्छी क्वांटिटी का गुड्स उठा रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिलना शुरू होगा। ये क्या है? कस्टमरी प्रैक्टिस है। तो ये क्या है? मर्केंटाइल कस्टम है। क्लियर? तो दिस इज द मर्केंटाइल कस्टम। सो टाइप्स ऑफ कस्टम अगर आपको समझ में आ गया हो तो अभी हम आगे बढ़े। सो टाइप्स ऑफ कस्टम तो बहुत इजी है, एमसीक्यूज भी आपके इसमें लिस्ट में दिए गए हैं कि भाई ऐसा कोई कस्टम जो थ्रू आउट द स्टेट फॉलो किया गया हो तो उसको क्या कहा गया है? थ्रू आउट द स्टेट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, जनरल कस्टम। ऐसा कोई कस्टम जो पर्टिकुलर लोकेलिटी और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा या फिर कोई पर्टिकुलर विलेज फॉलो कर रहा है, लोकल कस्टम। ऐसा कोई कस्टम जो पर्टिकुलर फैमिली गवर्न हो रही है उससे, एंड दे हैव नॉट पुट एन एंड टू इट, उसको कौन सा कस्टम कहा जाएगा? फैमिली कस्टम। ऐसा ही है। और यहाँ पे लिखा गया है ऐसा कोई कस्टम जो पर्टिकुलर ट्राइब पे एप्लीकेबल है, तो वो कौन सा कस्टम है? ट्राइबल कस्टम। या फिर स्पेशल कस्टम पे भी टिक किया गया है इन्होंने, तो ये स्पेशल कस्टम भी लिख सकते हो, ट्राइबल कस्टम भी लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा आपको दिया गया है। postulates the observant by a particular tribe wherever it may live or even go। अब ये जो पर्टिकुलर ट्राइब होती है वो कहीं पे भी हो सकती है।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग ट्राइब जो है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले गए हो, तो वो उन पे भी एप्लीकेबल होगी, भले ही वो अलग अलग देश में हो, राइट, अलग अलग टाउन में हो, तो वो पर्टिकुलर उसमें फॉलो होता है। ओके, और तो कुछ नहीं है आपके इसमें। ओके, नाउ चलिए अब आपके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम के आंसर के ऊपर हम जाएंगे। ये समझ आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सबको ये पता चल गया? राइट, ओके। तो हमने ये टॉपिक्स देख लिए थे, कौन से 3 टॉपिक्स देख लिए, सोर्सेस, डिफाइंड कस्टम्स, टाइप्स ऑफ कस्टम्स। लिखोगे ना आंसर बेंच में, अगर आएगा तो लिख पाओगे? हाँ, कोई डाउट है सर? अच्छा, मतलब अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हो। चलो आज आज 1 घंटे का लेक्चर इनफ है वैसे, क्या आज कंटिन्यू करना चाहते हो? और हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो क्या, फिर यहाँ पे और पढ़ना चाहते हो आगे? वैसे तो और हम आगे क्या डील करने वाले थे मैंने आपको बता ही चुका था। एक तो हम क्या डील करने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, आपको लीव है ना तो लीव हो सकते हो। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टम एंड यूसेज, इसका भी एक डिफरेंस पूछा जाता है। हो सकता है कि मेंस के अंदर आपको ये डिफरेंस को पूछा जाए, राइट। दूसरी चीजें अब यहां पे ये भी पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट आर द एसेंशियल requisites, what are the essential requisites of a valid custom, ये भी पूछ सकते हैं आपको कि भाई essential requisites of a valid customs क्या है। तो अब हम ये 2 आंसर को करेंगे। ओके, जसलीन कह रहे हैं कंटिन्यू सर, ओके आई विल कंटिन्यू। तो ये 2 क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करके फिर हम इसको एंड कर देंगे इस लेक्चर को। सो आज के लेक्चर में आपने 5 चीजें सीखी होंगी। तो ये 5 बेसिकली इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, बट एग्जाम में पूछ सकते हैं, मेंस के एग्जाम में ये पेपर में आ सकता है, राइट। चलो, एसेंशियल रिक्विजिट्स को एक बार आप लिस्ट बना लो इसकी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कस्टम, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। नंबर 1, it should be ancient, it should be ancient। दूसरा, it should be certain, definite, it should be certain and definite। तीसरा, it should be continuous and uniform, it should be continuous and uniform। it should be invariable, it should be मतलब चेंज ना होता रहता हो, इसका मतलब यही है, सर्टेन का है और इनवेरिएबल का एक ही है, राइट। 5वां, it should be reasonable, it must be a reasonable practice। it should be clear and unambiguous। एक ही बात है वैसे तो, क्या ही फर्क पड़ता है, सबको घुमा फिरा के एक ही वर्ड में लिखा हुआ है। चलो, तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम में बेसिकली मैंने आपको बताया था ये जो कस्टम्स है ये आते कहां से। बेसिकली दिस कस्टमरी प्रैक्टिस इमर्ज फ्रॉम द पुराने जमानों में से, जब लेजिस्लेशन नहीं था तो पुराने जमाने में से कस्टम्स ही होते थे और इसीलिए इनको एंशिएंट माना जाता है। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो पहले के प्रथा से यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। जैसे शादी में क्या है, शादी में क्या होता है, कस्टम्स होता है कि भाई क्या कस्टम्स होता है कि साली साहब जो होती है वो जूते चुराती है और फिर जब वो पैसे देंगे साली साहब को तभी उनको एंट्री मिलेगी मंडप की ओर, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये क्या है, क्या है, कस्टम्स है, राइट। ऐसा तो कहीं भी लिखा नहीं हुआ बट क्या है, कस्टम्स है। तो इट इज अ एंशिएंट कस्टम बेसिकली, राइट। ये पुराने जमानों से फॉलो किया हुआ होता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है इसका वैलिडिटी, सर्टेन होना चाहिए और डेफिनाइट होना चाहिए।
सर्टेन और डेफिनेट तो आपको पता ही है कि भाई आज अगर कोई चीज है जो क्लियर नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, अनएम्बिगुअस कहा जाता है। तो वैसे ही आपका जो कस्टम्स हो वो डेफिनाइट हो, सर्टेन हो, अनएम्बिगुअस नहीं होना, मतलब यहाँ पे अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कस्टम के अंदर। मेन थिंग ये है आपके। दूसरा है कंटिन्यूअस। अच्छा, कस्टम्स का अगर सपोज आप ऐसा एस्टैब्लिश कर देते हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, आप बोलते हो कि ये जो कस्टम्स है पुराने जमाने में ये फॉलो किया जाता था, बट अब क्या फॉलो किया जा रहा है, क्या ये कस्टम्स और प्रैक्टिसेस अब खत्म हो चुकी है? तो अगर वो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस खत्म हो चुकी है और कोई फॉलो नहीं करता तो वो वैलिड कस्टम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होना चाहिए। इट शुड बी फॉलोड एवरी ईयर। करंट में भी वो प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए, पास्ट में भी वो प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी, तब जाके उसको कानून का दर्जा मिला जाएगा। वैलिड कस्टम का मतलब क्या है, उसको कानून की तरह मान लिया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉ, इट विल हैव अ फोर्स ऑफ अ लॉ, राइट। तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। चौथा, इनवेरिएबल, इसी का ही दूसरा नाम है वैसे। इनवेरिएबल मतलब फेरबदल। सपोज कस्टम्स ऐसे थे, कुछ कस्टम्स ऐसे थे, बट उन कस्टम्स को अब क्या कर दिया गया है, फेरबदल कर दिया गया है, उसके अंदर कुछ चेंज और मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो अगर वो चेंजेस और मॉडिफिकेशन होता रहता है उसके अंदर, तो यहां पे वो वैलिड कस्टम माना जाता नहीं है, यहां पे वो इनवेरिएबल होना चाहिए। दूसरा, रीजनेबल, बेसिकली वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे डिसीजन दिया था ट्रिपल तलाक का, और यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो रहा था, जो कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं था, और इसीलिए यहाँ पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और अब तो आपको पता है ये ट्रिपल तलाक जो आप तलाक 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 कह के डिवोर्स दे देते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा बोलते हो तो वो एक्चुअली में डिवोर्स माना जाएगा नहीं, और उसके ऊपर पनिशमेंट भी मिलेगी। आप जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, जो वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पे 3 साल तक की सजा सुना सकते हो उस व्यक्ति हस्बैंड के ऊपर जो ये ट्रिपल तलाक बोलता है, और वैसे ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो ये भी आप एक बार याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो कस्टम्स है वो रीजनेबल होने चाहिए, दे शुड नॉट बी अनरीजनेबल। लास्ट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो ये 6 पॉइंट्स है। वैसे एग्जाम के अंदर ज्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में पूछे या मेंस के आंसर राइटिंग में पूछे या ओरल इंटरव्यू में पूछे, तो आप यहाँ पे इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। क्लियर? दूसरा भी पॉइंट्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो, ऑल्सो द कस्टम should not be, the custom should not be immoral। वो immoral नहीं होना चाहिए, यानी कि morality के खिलाफ, against public policy, against public policy, contravene any law, it should not contravene any law, यानी कि any act, जो भी कोई एक्ट है उसका कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी contrary to justice, equity and justice. It should not be contrary to equity and justice. It should not be based on violence. It should not be based on violence. ओके, अब इस सब का मीनिंग समझते हैं। वैसे तो आपको इसमें से ज्यादा मीनिंग तो आप लोग देख चुके होंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपके है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना,
वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है ना, वो इमोरल नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो कानून के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे लिखा गया है, कौन से सेक्शन के लिखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स जो है वो लॉफुल होने चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में लिखा गया है? 23 है। ओके, सो एक बार थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 को भी एक बार थोड़ा देखिएगा। सेम टू सेम बातें यहाँ पे भी लिखी गई है जो वहां पे लिखी गई है, कोरिलेट कर सकते हो आप उसको यहाँ पे। और कोरिलेशन इस तरह से है कि कस्टम्स जो है वो इमोरल नहीं होने चाहिए। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स इमोरल नहीं होने चाहिए, वैसे ही कस्टम्स भी इमोरल नहीं होना चाहिए। कस्टम शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो वो पब्लिक पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वैसे कस्टम्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है वैसे, सॉरी, आपको पता होगा जब वकील लोग होते हैं, जो एडवोकेट होता है, वो कहता है कि जो मेरी फीस होगी वो सपोज वही कोई कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का 10% का जितना कमीशन है, सपोज कोई एडवोकेट है, वो आपसे ऐसा एक अग्रीमेंट उतरता है कि इसकी 10% फीस मुझे दी जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मैं दिलवा रहा हूं आपको, तो इस प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा मुझे मिला जाएगा, ठीक है, ऐसा मेरी एडवोकेट की फीस रहेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने उतरे एक वकील के साथ कि आप मेरा केस लड़ोगे और बदले में मैं आपको 10% आपको पैसा दूंगा, ऐसा, राइट। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है ये प्रोफेशनल कंडक्ट के खिलाफ है। अगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसका मतलब वो वकील आपसे फिर लीगली पैसा कवर नहीं कर सकता ये कंडीशंस दिखा के, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ऐसा कहां पे लिखा है? सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। इसी तरह से अगर ऐसे कोई कस्टम्स है जो यहाँ पे पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसी एक्टिविटी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के खिलाफ है। तो अगर ऐसी कोई एक्ट और एग्रीमेंट है और ऐसा कोई सॉरी कस्टम्स भी इसी तरह से कि अगर वो इमोरल है, अगर वो कस्टम्स पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा, एक कस्टमरी प्रैक्टिस तो अबॉलिश कर दी गई है, सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप जानते हो? सती प्रथा में क्या होता था, वहां के अंदर जो विडो वुमन होती थी, वहां पे वो जलती हुई आग में अपने आप को यहाँ पे शी यूज्ड टू बर्न हरसेल्फ, राइट। तो ये क्या था? कस्टमरी प्रैक्टिस थी। इस कस्टमरी प्रैक्टिस रीजनेबल थी? नहीं, ये अनरीजनेबल थी। अनरीजनेबल थी एंड इट वाज बेस्ड ऑन वायलेंस। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे इस प्रैक्टिस को अबॉलिश करके एक कानून उत्पन्न कर दिया गया, और वो कानून क्या है? सती प्रोहिबिशन एक्ट है वहां पे हमारे पास, ऐसा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट के खिलाफ जाके फिर आप बोलो कि ये कस्टम्स है, तो यहाँ पे कानून प्रिवेल करेगा, कस्टम्स प्रिवेल नहीं करेंगे। तो क्या प्रिवेल करेगा? यहाँ पे कानून प्रिवेल करेगा। सो इट शॉर्ट, इट शुड नॉट कॉन्ट्रामीन एनी लॉ और एक्ट। अच्छा, ये जो डाउरी है, डाउरी क्या है? आज पहले के जमाने में जो ये डाउरी का सिस्टम है वो क्या है? ये कस्टम्स है, बट ये कस्टम्स रीजनेबल है। दीज आर कॉन्ट्रामीनिंग इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ। विच प्रोविजन ऑफ लॉ हैज बीन वायलेटेड? आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो डाउरी कस्टम्स को वायोलेट कर रहा है? आई मीन आईपीसी के अंदर डाउरी डेथ, राइट। सो डाउरी डेथ किसमें? 304 बी के अंदर है। ओके, इसी तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है आपका, उनका वायोलेशन है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो कस्टम्स है, दीज वर कॉन्ट्ररी टू द जस्टिस एंड इक्विटी। अगर इस तरह से कोई कस्टम्स बनाए गए हैं जो कॉन्ट्ररी टू द जस्टिस एंड इक्विटी है, तो वो वैलिड कस्टम्स नहीं कहलाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो समझ आया आपके एग्जाम के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं? ऑल्सो द कस्टम शुड नॉट बी इमोरल,
The custom should not be against the public policy. It should not contravene any law or act. It should not be contrary to equity and justice. It should not be based on violence. तो ये एक आंसर हमारा हो गया है, चौथा आंसर। अब एक लास्ट आंसर हम करेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड यूसेज। ओके, यहां पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। कस्टम्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, यूसेज डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे जो यूसेज है, यूसेज का मतलब है प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जहां पे उनको उस प्रैक्टिसेस का कोई लॉ का मूल्य नहीं होता, वहां पे दे डू नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ, उनको कानून का दर्जा नहीं मिला जाता। यूसेज को कानून का दर्जा नहीं मिला जाता, बट दे आर प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड, बट उनको कानून का दर्जा नहीं दिया जाता। बट जो कस्टम्स है इनको कानून का दर्जा दिया जाता है। दे हैव द फोर्स ऑफ अ लॉ। ये बात याद रखना, मेंस में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। दूसरा, यहां पे दे डू नॉट फ्लक्चुएट, दे डू नॉट फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब चेंज नहीं होते रहते। यहां पे मैंने कहा था ना, इनवेरिएबल है, कंटिन्यूअस है, राइट? तो ये फ्लक्चुएट नहीं होता। बट ये जो यूसेज है, दे fluctuate. These practices are fluctuating in nature. तो ये fluctuate होती रहती है। अच्छा, इसको यहां पे ये बाइंडिंग नेचर है, इसका बाइंडिंग नेचर है, और इसका भी बाइंडिंग है, बट ओनली विथ कंसेंट। बाइंडिंग ओनली विथ कंसेंट। कंसेंट मतलब दोनों पार्टीज का, अगर जो क्या कहते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों पार्टीज अग्री करें तो ही ये उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टर्म्स के अंदर लिखी गई है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और दोनों पार्टी अग्री हो रही हो उस कस्टम से, यूसेज से, तो ही ये बाइंडिंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बाइंडिंग बट ओनली विद द कंसेंट, ऐसा है। एंड यहां पे ये बाइंडिंग नेचर, ये ऑलवेज बाइंडिंग है, भले ही विदाउट कंसेंट, इवन इफ देयर इज नो कंसेंट। अच्छा, अभी थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। ये इतना लिख लो पहले। बाइंडिंग नेचर even if there is no consent of parties, binding but only with the consent of the parties, clear? अच्छा, एक और पेज पे चले जाता हूं। इसका दूसरा नाम है, द अदर नेम इज कॉल्ड, कौन सा पॉइंट था? चौथा। हाँ, इसको लीगल कस्टम भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मीनिंग, नाम चेंज है खाली इसका। इसको लीगल कस्टम कहा जाता है, इसको कन्वेंशनल कस्टम कहा जाता है।
यहाँ पे ये बेसिकली एंशियंट होता है, और यहाँ पे फिफ्थ पे यूसेज कैन बी ऑफ recent origin also। ये वैसे एंशियंट होता है और ये recent origin भी हो सकता है, मतलब कुछ ही टाइम पहले आया हो ऐसा। बाकी तो और कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ओके, इसको कन्वेंशनल कस्टम भी कहा जाता है, इसको लीगल कस्टम भी कहा जाता है। एंशियंट होता है एंड यूसेज कैन बी ऑफ रिसेंट ओरिजिन ऑल्सो, राइट। एंशियंट तो पता है ये सबको, ये पुराने जमाने से फॉलो किया जाता है, और ये थोड़ा नए दौर में भी आता है तो भी इसको फॉलो किया जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है। अब कोई डाउट्स आए हो तो आप बता दो। तो आज हमने, एक सेकेंड, तो आज हमने जो सीखा, 5 टॉपिक्स हमने सीखे। इन 5 टॉपिक्स में अब आपका डाउट सेशन रखते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। यस यस, यूसेज, हाँ यूसेज पुराना भी हो सकता है, एंड एज वेल एज इट कैन बी ऑफ रिसेंट ओरिजिन ऑल्सो। हाँ, यस। और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? वैसे 2 ही स्टूडेंट्स है, जसलीन है और आपका नाम मीनाक्षी। ओके, कोई डाउट? चलिए, अब आपका इतना इनफ है आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे बाकी के टॉपिक्स।